मैं अभिषेक चित्रांशी, स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं और नज़दीक एग्ज़ाम होने की वजह से हमें बहुत ही सिलेक्टेड स्टडी करनी पड़ेंगी और इन सिलेक्टेड स्टडीज़ में हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को देखेंगे जिनसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर लास्ट 10 to 15 ईयर्स तक के क्वेश्चंस का एनालिसिस करा जाए, बैक ईयर पेपर्स का, प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो हम पाते हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे अगर रेगुलर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो भी अल्टरनेट ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण लगा है मुझे, वो एक है आपका कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको लगभग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिस भी तरीके के हो, कंसेप्चुअल हो या स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस हो, आपको मिल जाने हैं। आज डिस्कस करेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण। प्रयास करेंगे कि एक वीडियो में ये चीज़ें हो जाएं। समेटने के चक्कर में बहुत चीज़ें छोड़ नहीं सकते, इसलिए अगर टाइम लगता भी है तो इसका पार्ट 2 भी कर लेंगे, पर आज के लिए अभी जितना हो सकता है उसे हम कवर करेंगे। तो आज जो मेन टॉपिक है कृषि का वाणिज्यीकरण, उस पे बात करते हुए हम ये देखेंगे कि इसमें कैसे चीज़ें आई हैं और कैसे ये अफेक्ट कर रही थी इंडियन इकोनॉमी को और भारत के जो प्रबुद्ध वर्ग थे या अगर कह लें कि जो मिडिल क्लास लोग थे उनका इस मामले में क्या विचार था और सामान्य जनता जो सामान्य जनमानस थी वो इसे कैसे डील कर पा रही थी। देखिए, कृषि का वाणिज्यीकरण होने का मतलब यह है कि भारत पर अभी जो शासन है वो अंग्रेजों का है। वाणिज्यीकरण का मतलब इतना सा है कि जब हम किसी ऐसी फसल पर ज़्यादा जोर देते हैं उसे उगाने पे जिससे अधिक दाम मार्केट के अकॉर्डिंग मिल जाए, तो इसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं। कृषि का वाणिज्यीकरण करना आवश्यक क्यों था अंग्रेजों के लिए? देखिए, एक मैं आपके लिए प्रीफेम बना रहा हूँ कि ऐसे कोई भी टॉपिक को पढ़ते समय एक बात अपने बैक माइंड में रखिएगा कि क्या चीज़ें रही होंगी या ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जिनकी वजह से ऐसा कराया गया। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है, बावजूद इसके कृषि के वाणिज्यीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? और अंग्रेजों का वो जो कॉलोनिज्म था, उपनिवेशवाद जो था उसका इसमें क्या इम्पैक्ट दिखता है? उपनिवेशवाद क्या होते हैं और इससे एक जो और शब्द निकलता है औपनिवेशिक, इसका अर्थ भी जानेंगे। मतलब ये है कि ऐसा कोई उपनिवेश, पहले तो आप उपनिवेशवाद समझिए कि उपनिवेशवाद क्या है। एक ऐसा सबल देश या एक ऐसा मजबूत राष्ट्र जो एक निर्बल राष्ट्र के संसाधनों पर अपनी शक्ति के द्वारा उन पर नियंत्रण पाता है और उनका दोहन करता है। इवन सिर्फ संसाधनों का नहीं, वहाँ के मानव पूंजी का भी। जैसे कि जो कृषि आधारित समाज था जिस पर वो अपनी कृषि करते थे, जिस भूमि पर वो अपना मालिकाना हक रखते थे, उन्हीं भूमि पर उनको मजदूर की तरह ट्रीट करना, मजदूर भी नहीं उससे भी बदतर स्थिति यानी कि दासों की तरह ट्रीट करना, ये उनकी भूमि को छीन लेने, साथ ही साथ उनका स्वाभिमान छीन लेने और उनकी अपनी ही भूमि, उनके अपने देश पे नियंत्रण करने के बाद उनका शोषण करना और उस शोषण से अपने लिए आर्थिक मजबूती हासिल कर लेना उपनिवेशवाद का एक प्रबल उदाहरण है। उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप जो देश इसका शिकार होता है उसे कहा जाता है औपनिवेशिक राष्ट्र। यानी कि अंग्रेजों के लिए भारत रहा औपनिवेशिक राष्ट्र और इस औपनिवेशिक राष्ट्र से उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म को यहाँ फायदा पहुँचता है, आर्थिक रूप से, बेहद आर्थिक रूप से। यहाँ से असामान्य रूप से धन का ड्रेन भी किया जाता है, यानी कि धन का निष्कासन भी होता है, जो कि हमेशा एक पक्षीय होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से निष्कासन अगर ब्रिटेन को हो रहा है तो यहाँ से ब्रिटेन भी कुछ इन्हें दे रहा है, ऐसा नहीं है। ये हमेशा जो है कि सिंगल पोलर या सिंगुलर प्लूरल रहता है, पोलर रहता है। ठीक है, अब आइए उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक, ये आपको समझ में आ गया। उपनिवेशवाद के साथ साथ वाणिज्यीकरण क्या है, इस पर ध्यान दे लीजिए। कृषि का वाणिज्यीकरण अंग्रेजों करने का मेन फैक्टर क्या था? देखिए, पहले तो उपनिवेश क्या होते हैं वो आप समझ गए हैं, और उपनिवेश क्यों चाहिए ये भी समझिए। किसी बड़े राष्ट्र को अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक ज़्यादा मजबूती के लिए उपनिवेशों का सहारा
लेना ही पड़ता है। सहारा क्या, उन पर नियंत्रण करके वहाँ से संसाधनों का दोहन किया जाता है। क्यों होगा? अब देखिए, यहाँ से जो इन्हें कच्चा माल मिल रहा है, जो भी कच्चा माल मिल रहा है उसका जो प्रोसेसिंग है, और इस प्रोसेसिंग के दौरान जो तैयार माल है उसको खपाने के लिए एक बड़ा बाजार चाहिए। और इस बड़े बाजार को कौन रन करेगा? ये होंगे उस समय के जमींदार, पूंजीपति, सेठ या साहूकार, ठीक है। और इनको कंट्रोल करने के लिए इन्हें कुछ वेतन या कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जो कि कंपनी कहाँ से लाएगी? अपने लाभांश से लाएगी, और उस लाभांश में से कुछ लाभांश, कुछ हिस्से इन लोगों में बांट देगी। तो अब उपनिवेश क्यों चाहिए? कच्चे माल के लिए चाहिए। और इस कच्चे माल को खपाने के लिए, जो अपने यहाँ से प्रोसेस करके तैयार माल ले आएंगे, इसे खपाने के लिए एक बड़ा बाजार चाहिए, जो कि स्वयं अपने आप में भारत हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए कच्चा माल में क्या हो सकते हैं। अब जैसे देखिए कि नील है, कपास है, जिसे आप सूत कहते हैं, नील है, कपास है, कोयला है, इस तरह की ऐसी चीज़ें। अब जैसे इसमें चाय भी आप जोड़ सकते हैं, चाय है, ठीक है। और इसमें अगर अफीम एक बड़ा फैक्टर था उस समय, इसको भी रख ही लेना ज़रूरी रहेगा, अफीम। ऐसी चीज़ें, और इनका नाम देख के आपको लग नहीं रहा कि मार्केट प्राइस इनकी बहुत ज़्यादा होती है, अमाउंट कम होता है, मतलब इनकी जो भार होती है वो कम होती है। हमेशा से कंपनी का यह प्रयास रहा कि ऐसी चीज़ों को जो है कि बाहर एक्सपोर्ट करा जाए, ऐसी चीज़ों को जो कि वजन में हल्के हों लेकिन उनका मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा हो। यानी कि अगर आप नील ले लें, कपास ले लें, कोयला, चाय, अफीम कुछ भी ले लें, इनकी जो वेट होगी वो बहुत कम होती है, लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही साथ ये लॉन्ग ड्यूरेबल भी हैं, खराब भी नहीं हो सकते, बहुत कम। रेशम है, रेशम को जो है आप बहुत अच्छे से स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत हल्का होता है, लेकिन मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी चीज़ों पर कंपनी का ज़्यादा जोर था, और इसीलिए इस प्रकार की खेती के लिए उपनिवेशों का सहारा लेना और इनके मजदूरों को इन पर मजदूरी करा के अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करा लेना, और इस उत्पादन को इन सेठ साहूकार जमींदारों के माध्यम से इंग्लैंड भिजवाना, कलेक्ट कराना, और उसे इंग्लैंड भिजवा के वहाँ से तैयार माल कराना, और तैयार माल को वापस से भारत में एक मार्केट के रूप में यूज़ करते हुए यहाँ पे मार्केट में उतार देना और अच्छे पैसे कमा लेना, ठीक है। ये एक बेसिक फैक्टर है उपनिवेशवाद का, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सब चीज़ें करने में एक ठीक ठाक मशीनरी काम आएगी ना, कि ये काम कौन करेगा, कलेक्शन कौन करेगा, इसे वापस कौन भेजेगा, कंपनी के ढेर सारे कर्मचारी इसमें लिप्त हैं, तो उनको वेतन कौन देगा, जो कर्मचारी काम करके रिटायर हो चुके हैं उनका पेंशन कौन देगा, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो इसके लिए एक बड़ी मशीनरी चाहिए, और अगर इन चीज़ों के लिए एक सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं होगी तो ये चीज़ें फेल्योर कर जाएंगी। इसलिए अगर उपनिवेशवाद को अगर ढंग से पढ़ना हो तो इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर 1757 टू 1833 तक का पहला भाग मान लें, और दूसरा 1833 टू 1860 तक का मान लें, और 1860 टू 1947, इस 3 तरीके से अगर बांट के पढ़ना चाहें तो हो सकता है कि हमें ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। अगर इसको दौर देंगे तो ये है वाणिज्यीकरण का दौर, ये है आपके वाणिज्यीकरण का दौर, और ये है आपके उपनिवेशवाद के चरम का, और ये है आपके वित्तीय पूंजीवाद का चरण। इसको अगर बांट के पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जानी है। एक और चीज़, 1793 में
कॉर्नवालिस यहाँ का गवर्नर जनरल था। कॉर्नवालिस के समय में इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया और इस दौरान कुछ परिवर्तन भी किए गए। ये जो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे इसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए। अब कॉर्नवालिस ने इन सभी व्यवस्था को एक सिस्टमैटिक रूप देने के लिए सिविल सर्विसेज की शुरुआत की, सिविल सर्विसेज की शुरुआत की, पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की और इसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया जिसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहा जाता था, जो कि आज की डेट में यूपीएससी कराती है। एक अच्छे प्रशासक का चयन करना जो कि इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सके, कम से कम एक व्यवस्थित रूप दे सके, उसके लिए ये चीज़ें लाई गई। कॉर्नवालिस कोड की भी व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत ये चीज़ें लाई गई थी कि किस तरीके से कौन सी चीज़ ऑपरेट की जाएगी। हालांकि कॉर्नवालिस की नज़रों में हमेशा से सभी भारतीय चोर हुआ करते थे कि कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। इसके हिसाब से, कॉर्नवालिस के हिसाब से भारत के सभी व्यक्ति मूर्ख हैं, चोर हैं, गैर ईमानदार हैं, इसलिए इन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखा जा सकता। इसलिए इन्होंने अपने लिए, अपने सिस्टम को बचाने के लिए, इसे अच्छा करने के लिए सिविल सर्विस की शुरुआत की और इनके यहाँ से एक अच्छी चीज़ें जो कि ये ला सकते थे, लाने का प्रयत्न किया और उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करा इन्होंने। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई आपकी। अब देखिए, कृषि के वाणिज्यीकरण में आपने देख लिया कि ये चीज़ें बाहर भेज जाती थी। साथ ही साथ इसी के दौरान अगर आप कुछ और चीज़ें देख लें तो भारत को समझने के क्रम में और भारत का और अच्छे से दोहन करने के लिए इनके पास और भी चीज़ें थीं। जैसे भारत का और क्या किया सकता था इनके लिए, भारत की सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया गया, भारत की सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अध्ययन किया गया। जैसे इसमें जो पहला स्टेप था वो था 1874 के आसपास एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, जो कि जोन्स ने करी। इसके माध्यम से ये देखने का प्रयास किया गया कि भारतीय जो ग्रंथ हैं उनमें इन चीज़ों को किस तरीके से लाया गया है और किस तरीके से इनका कार्य संपादन किया जा रहा था। इसके पढ़ने का और इसके अनुवाद करने का एकमात्र मतलब इतना सा था कि भारतीय पारंपरिक व्यवस्था को अच्छे से समझ पाना और उसके हिसाब से ये चीज़ें करना। अब जो सामाजिक व्यवस्था थी इसमें एक निम्न स्तर था, उसके ऊपर जो आता था ये थे आपके व्यापारी वर्ग। ये जो निम्न स्तर का मतलब है ये सामान्य जन से मतलब है मेरा। सेकंड जो आपका व्यापारिक वर्ग था जो कि इन चीज़ों में सहायता करता था लोगों को कलेक्शन करने का और उसे जो है कि अंग्रेजी गोदामों में या कंपनियों में रखवाने का और वापस से उसे इंग्लैंड भिजवाने के लिए व्यापारिक वर्ग था। अब जो ये व्यापारिक वर्ग था इनकी स्थिति इनसे जो सामान्य वर्ग है इनसे काफ़ी अच्छी हुआ करती थी और इनकी जी संतानें थीं, इनकी संतानें इन कामों में व्यस्त नहीं थीं। इनकी संतानें डॉक्टर बन रही थीं, इंजीनियर बन रही थीं, पत्रकार बन रही थीं, अन्य चीज़ों पे जा रही थीं। तो जैसे जैसे जनरेशन का फेज़ गुजरता गया इनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी होने लगी और ये डॉक्टर, इंजीनियर, पटवारी जो भी या कंपनी की सहायता में काम करने वाले लोग हुआ करते थे और इन सब ने एक टाइम पीरियड के बाद एक नया वर्ग उदित हुआ इससे, जिसे कहा जाने लगा मध्यम वर्ग। और यही मध्यम वर्ग मैकाले के लिए भारतीय अंग्रेजी युवा होगा जो कि तन से भले काला हो लेकिन मन से पूरी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत में अपनी निष्ठा रखने वाला हो। ठीक है, और इन्हीं को अच्छा करने के लिए या इनको अपनी सहायता में लाने के लिए इसने अंग्रेजी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें इसने निस्यंदन का सिद्धांत भी दिया, फिल्ट्रेशन थ्योरी। यानी कि ये जो मध्यम वर्ग है ना, मध्यम वर्ग के बच्चों को अच्छी खासी पढ़ाई कराई जाए, एक अच्छा खासा शिक्षा व्यवस्था दिया जाए और इन्हें ये बताया जाए कि इनके अपनी पारंपरिक जो शिक्षाएं हैं वो बिल्कुल व्यर्थ हैं। अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी में बात कीजिए और हमारे लिए एक अच्छे प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कीजिए। लेकिन इसी मैकाले ने 1833 तक की जो बात है,
1833 में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए का आवंटन करा। और इसमें क्या था, 1 लाख रुपए उनकी शिक्षा के लिए था जो कि वर्नाकुलर जो लैंग्वेज थी उनके लिए नहीं, जो कि उनकी स्थानीय भाषा थी उनमें शिक्षा नहीं। हालांकि इस पर विरोध बहुत था। जो भारतीय विचारक थे वो चाहते थे कि जो शिक्षा दी जाए वो भारतीय भाषाओं में दी जाए, लेकिन मैकाले ऐसा चाहता था कि शिक्षा जो है उसका माध्यम अंग्रेजी हो, और अंग्रेजी में अगर जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग की संतानें पढ़ेंगी तो निस्यंदन सिद्धांत यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी के अंतर्गत ये चीज़ें अपने आप छन के जो है कि निम्न वर्ग तक भी आ जाएंगी। धीरे धीरे ही सही, एक टाइम पीरियड के साथ ही निम्न वर्ग तक भी ये बातें आ जाएंगी। और अगर भारत का लगभग समाज अंग्रेजी समझने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला और अंग्रेजी हुकूमत को समझने वाला होगा तो उन्हें शासन करने में आसानी होगी। इनका सूर्य हमेशा नहीं डूबता था, अब उसकी जो अवधि होगी वो और बढ़ जाएगी। इसलिए मैकाले ने ये करा। मैकाले के साथ एक और चीज़ थी, इसने 1834 के आसपास जो है कि आईपीसी पे काम करना शुरू किया, इंडियन पीनल कोड। इंडियन, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे इनकी सुविधा को आसान बनाया गया मैकाले के एक्ट के द्वारा। इंडियन पीनल कोड की शुरुआत भी की गई मैकाले के द्वारा। इसे जो है 1860 तक कंप्लीट कर लिया गया था और 1861 में इसे इन्फोर्स भी कर दिया गया भारत में कि कैसे कैसे न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी। अब देखिए, ये सब जो चीज़ें थी भारत को समझने के लिए, कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए, इसमें जो है कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन भी किए गए थे, जिसमें कि मध्यम वर्ग का उदय होना और सांस्कृतिक रूप से हमारे कई सारे जो पुरातन ग्रंथ थे उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, जैसे मनुस्मृति का अनुवाद कोड ऑफ जेंटूज लॉ के नाम से करा गया। और इन सभी का माध्यम बस इतना सा था, इन सभी का रीजन बस इतना सा था कि कैसे करके भारत के लोगों को उनकी अपनी शास्त्र व्यवस्था को, शास्त्रार्थ व्यवस्था को कमतर दिखा के अपनी जो है कि सुप्रीमेसी को बरकरार रखा जाए। और इसी सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए हमेशा से आपने एक नई चीज सुनी होगी कि व्हाइट्स मन बर्डन, अंग्रेजी लोगों का भार। हम यहाँ आप पर शासन करने नहीं, हम यहाँ आप पर अच्छा और एक सिविलाइज्ड इंसान बनाने के लिए आपको यहाँ आए हैं। भारत जो है कि सांप सपेरों का देश है, यहाँ पे जो है कि ये सब चलती आई हैं। हम आपको सिविलाइज्ड बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। एक और चीज़, इन सब के पीछे एक और चीज़ काम कर रही थी, वो था ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म का प्रचार भी इस मामले में बहुत काम कर रहा था कि यहाँ पे मिशनरीज आएंगी और भारत को, भारतीयों को ईसाई धर्म में दीक्षित करने का भी प्रयास करेंगी। आइए कुछ नई चीज़ और देख लेते हैं। इन सब के बाद जो और प्रयास के इनके क्रम रहे, उसमें आपका कंपनी के जो बोझ थे वो बढ़ने लगे थे। अब कंपनी के बोझ कैसे बढ़ने लगे थे, यानी कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था वो भारत को लेके और इंग्लैंड को लेके दोनों तरफ से बढ़ रहे थे। इंग्लैंड में और भारत को लेके दोनों में जो संसद के यहाँ के कंपनी का जो एक्सपेंस था वो कैसे बढ़ रहा था, वो ऐसे बढ़ रहा था कि कंपनी ने भारत में रेलवे के विकास के लिए 5% की गारंटी अगले 25 वर्षों तक के लिए जारी की थी। यानी कि भारत में रेलवे का विकास, और इसके लिए हिस्सेदारी कितनी थी, 5%। गारंटी थी ये कि आपको मिलेगा ही लाभांश, ये गारंटी थी कि 5% का लाभांश आपको मिलेगा अगर आप भारत में विकसित की जा रही रेलवे लाइन पे, रेलवेज पे अपना पैसा लगाते हैं। ये कितने वर्षों के लिए थी, अगले 25 वर्षों तक के लिए थी, 5% लाभांश के में। इसलिए यहाँ पे विदेशियों का या विदेशियों को बसाने के लिए भी प्रयास किए गए। विदेशों को बसाने मतलब क्या है, विदेशों से लोगों को आकर्षित करने के लिए कि 5% हम आपको रेलवे पर गारंटी दे रहे हैं
और यहाँ की जो खेती हम करा रहे हैं वो पूरा हमारे नियंत्रण में है। नील की खेती हो, कपास का हो, पटसन का हो या रेलवे में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे रहने की भी छूट दी जाएगी। और इस क्रम में विदेशियों को यहाँ बसाने के क्रम में जो भी एक्ट थे पहले से कि भारत पे सिर्फ कंपनी व्यापार कर सकती है, यहाँ कंपनी के लोग रह सकते हैं, इस तरह के सभी प्रतिबंध जो यहाँ पहले से थे उसे हटा लिया गया और अब बाहरी लोग भी इस पर आकर्षित होने लगे। साथ ही साथ अगर नेपोलियन को ध्यान में लाया जाए तो नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत जब ब्रिटिश नेपोलियन से हार रहा था तो इस दौरान ब्रिटिश नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत आने वाले लोगों में सिर्फ इंग्लैंड के लोग नहीं होंगे, पूरे विश्व से कोई भी भारत आकर व्यापार कर सकता था। और इसे पहली बार नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था में इसे पहली बार मुक्त व्यापार की संज्ञा दी गई। ठीक है, देखिए सबसे पहले रेलवे का विकास भारत में किस तरीके शुरू हुआ, इस पे बैकग्राउंड में जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास अगर रेलवे का भारत में हुआ है तो वो हुआ है कर्जन के टाइम पीरियड पे। अब धन का निष्गमन, बहिर्गमन या निर्गमन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और देखना है कि अभी हमें सेकेंड फेज, ये हमने पहला फेज किया कृषि कार्य वर्गीकरण, और इसमें अब हम देखेंगे सेकेंड फेज और रेलवे का विकास, जो कि अगली वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।